मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बीएससी बीए थर्ड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर। क्या हाल चाल है आपके। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर आपका 8 शुरू हो चुका है। लेक्चर नंबर 8 सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। लेक्चर नंबर 8 में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में कि व्हाट इज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है। ये आपकी फोटो केमिस्ट्री में प्रकाश रसायन की यूनिट में एक टॉपिक है, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको अगर वर्ड यूज करें तो मैं हिंदी में इसका वर्ड यूज करूंगा लब्धि, क्वांटम लब्धि। क्या बोलूंगा इसको बोलूंगा मैं क्वांटम लब्धि, यानी क्वांटम यील्ड। कितनी हमें यील्ड मिली है, कितनी क्वांटम पे, उसको कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। इसका वर्ड का मतलब है। आगे हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, आगे हम बात करने जा रहे हैं कि आपको सिंपल सा एक बेसिक फंडा बताता हूँ। फोटो केमिस्ट्री में एक बात चलती होती है, आपको एक बात बताई भी हुई है मैंने कि दो तरीके की प्रोसेस होती है। क्वांटम एफिशिएंसी को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, है ना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फोटो केमिस्ट्री में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते होते हैं कि फोटो फिजिकल प्रोसेस, फोटो फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद आती है फोटो केमिकल प्रोसेस। व्हाट इज फोटो फिजिकल प्रोसेस, व्हाट इज फोटो केमिकल प्रोसेस, मैं आपको बता चुका हूँ। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होती है। हिंदी में बोले तो प्रकाश भौतिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होती है। व्हाट इज फोटो फिजिकल प्रोसेस। अगर आपको ये आता है, अगर आपको फोटो केमिकल प्रोसेस की डेफिनेशन आती है, अगर आपको फोटो फिजिकल प्रोसेस की डेफिनेशन आती है, तो आप इसे इजीली क्वांटम एफिशिएंसी टॉपिक को समझ पाओगे, है ना। तो मुझे फोटो फिजिकल प्रोसेस के बारे में बताओ बच्चों। फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। फटाफट इतनी देर अपने बच्चों का वेट करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ बच्चों फोटो फिजिकल प्रोसेस के बारे में, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। जल्दी फटाफट, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। व्हाट इज फोटो फिजिकल प्रोसेस। हमें क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फोटो फिजिकल प्रोसेस। लेक्चर नंबर 8 आपका स्टार्ट हो चुका है। गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल बच्चों, शाबाश। बच्चे बोल रहे हैं कि फोटो फिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको एक सिंपल सी बात पता है कि कोई भी रिएक्टेंट है, आर रिएक्टेंट या अभिकारक, जब कोई एच न्यू फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, कोई रिएक्टेंट एच न्यू वन फोटोन लाइट को आपको पता है क्या बोलते हैं, वन फोटोन लाइट को बोलते हैं एच न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं वन फोटोन लाइट को। जब कोई रिएक्टेंट वन फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो आपको पता है कि ये रिएक्टेंट जो है ये ग्राउंड स्टेट में है, ये आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये कौन सी स्टेट में आ गया, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया रिएक्टेंट। अगर ये रिएक्टेंट क्या करे, वापिस अपनी एनर्जी को रिटर्न कर दे, जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वन फोटोन की, और ये कन्वर्ट हो जाए आर में, और वन फोटोन एनर्जी को वापिस से क्या कर दे, रिटर्न कर दे। पहले इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर इसने आफ्टर एब्जॉर्प्शन इसने क्या कर दिया, एमिशन भी कर दिया, तुरंत एमिट कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। मैं बता चुका हूं, जब कोई अभिकारक किसी विकिरण को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद पुनः वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को उत्सर्जित कर देता है जो उसने अवशोषित की थी। उसके बाद वह पुनः अपनी उसी अवस्था में लौट आता है जैसी वो प्रारंभिक अवस्था में था। इसका मतलब इनिशियल फॉर्म में था, वो इनिशियल फॉर्म में जैसी रिएक्टेंट की फॉर्म थी ना, वो एच न्यू वन फोटोन की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो अगर फर्दर क्या करता है, वो रिएक्टेंट की फॉर्म में आ जाता है, पुनः रिएक्टेंट की फॉर्म में आ जाता है और वन फोटोन लाइट को एमिट कर देता है, तो उसका मतलब वो फोटो फिजिकल प्रोसेस हो रही है। उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड टॉपिक समझाना है, क्वांटम लब्धि टॉपिक आपको क्लियर करना है। अगर आगे आती है बच्चों फोटो
फोटोकेमिकल प्रोसेस, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रिएक्टेंट वन फोटोन को लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, आपको पता है कि यहां पर ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट है, यानी ये ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर में है। जैसे इसने लाइट को ऑब्जॉर्व किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये आ गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद अगर ये क्या बना लेता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन या कुछ न्यू बना लेता है, कुछ नया बना लेता है रिएक्टेंट से। पहले रिएक्टेंट ने वन फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब किया, वन फोटोन की विकिरणों को अवशोषित किया। आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया, उच्चतम ऊर्जा स्तर में आ गया, हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई रिएक्टेंट किसी लाइट एनर्जी को या किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो क्या होता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। उस हाई एनर्जी लेवल वाली स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लो एनर्जी वाली लेवल लो एनर्जी लेवल वाली स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, निम्नतम ऊर्जा स्तर, है ना। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया और ये रिएक्टेंट ये रिटर्न इसने अपनी एनर्जी को एमिट नहीं किया और एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ नया बना लेता है, कुछ न्यू, मैं बोलता हूं कुछ न्यू की फॉर्मेशन कर लेता है, कुछ नया बना लेता है, तो इसका मतलब वहां केमिकल चेंज हो गया, वहां रासायनिक परिवर्तन हो गया, वहां फोटोकेमिकल प्रोसेस होगी। न्यू का न्यू सा मतलब क्या है बच्चों? न्यू से मतलब क्या है आपका? जल्दी बताओ फटाफट। न्यू से मतलब है कि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, उत्पाद का निर्माण कर लेता है। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउनफॉल आ गई और उत्पाद की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? अपवर्ड होगी, है ना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो रिएक्टेंट से कुछ नया बन रहा है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज आ गया, है ना, केमिकल चेंज आ गया। अब आगे बात करने जा रहे हैं कि ये फाइनल क्राइटेरिया नहीं है बच्चों। मैंने एक बात बताई हुई कि फाइनल क्राइटेरिया नहीं है। कोई रिएक्टेंट है, वो अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये फाइनल क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा। पहले वो आएगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ये कंफर्म नहीं है। अगर, ठीक है ना, ये बात कंफर्म नहीं है कि कोई रिएक्टेंट ने लाइट एब्जॉर्ब की तो वो प्रोडक्ट कंफर्म बनाएगा ही बनाएगा, ये बात आप नहीं बोल सकते। हाँ, अगर वो रिएक्शन हुई है, वो रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, अगर वो रिएक्शन पॉसिबल हुई है, तो इसका मतलब उसने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन किया होगा, तब जाकर के वो रिएक्शन हुई है और उससे क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। अगर वो रिएक्शन हुई है तो ठीक है, तब तो उसने लाइट एब्जॉर्ब किया है। दोनों ही प्रोसेस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, चाहे वो आप बोल दो सर ये फोटोफिजिकल प्रोसेस, चाहे बोल दो फोटोकेमिकल प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। लेकिन सेकंड वाली प्रोसेस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसमें केमिकल चेंज हो गया। और ये पक्की बात नहीं है कि ऐसे रिएक्टेंट तुम बोल दो कि कोई रिएक्टेंट है, अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा तो वो पी पी प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा कंफर्म नहीं है। हाँ, अगर उसने प्रोडक्ट बना दिया तो वो श्योर है कि उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अब हुआ क्या कि जो आइंस्टीन थे, उसने इसको मेजर करने के लिए एक टर्म दी, उसको बोला गया, एक बात डिस्कस की उसने। अगर हम बात करें, उसने क्या बोला बच्चों, जैसे मैं बताता हूं कि अब आपको पता है कि लाइट के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आपको समझाऊं तो इसका एग्जांपल लेते हैं अपने। अब आती है कि सर क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है। अब इसको क्वांटम एफिशिएंसी को, क्वांटम लब्धि को कैसे कोरिलेट करें इससे। तो इसका मतलब क्या होता है, क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब की रिएक्टेंट ने, और ये कितनी कितनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब यह मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक मोल है, एक मोल में कितने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आपको पता ही है वो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में बहुत सारे अणु होते हैं, लगभग 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। तो इतने मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी गेन की कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं इतनी लाइट इसको देता हूं तो ये कितने कितने मॉलिक्यूल्स इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे।
तो अगर मान लो मैं एक एच न्यू की एनर्जी देता हूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं बच्चों, बहुत सारे अणु पड़े हैं, तो मुझे बताओ कि एक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर वन फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड है, वन फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये आइंस्टीन ने बात बताई कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर बात करें, ऊर्जा प्रति अणु बात करें, तो वो वन फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, वन फोटोन की एनर्जी को गेन करता है। मैं कहता हूं यहां पर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं कहता हूं कि यहां पर Na मॉलिक्यूल्स हैं। Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 टू द पावर 23, है ना, वो एवोगैड्रो नंबर है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको अपने एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर मतलब Na मॉलिक्यूल्स अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो Na मॉलिक्यूल्स कितने मोल हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स में टोटल 1 मोल आ जाएंगे, तो 1 मोल तो ये कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, Na मॉलिक्यूल Na मल्टीप्लाई एच न्यू। अगर एक मॉलिक्यूल 1 फोटोन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो Na मॉलिक्यूल्स कितने लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, NaH न्यू। Na का मतलब क्या था, 1 मोल की क्वांटिटी है। अगर मैं Na मॉलिक्यूल लिखूं, Na मॉलिक्यूल, Na क्या है, एक एवोगैड्रो नंबर है, Na मॉलिक्यूल की बात लिखूं तो Na मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल लाइट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 1 मोल करेगा, H न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी, वो 1 मोल की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हर मॉलिक्यूल ने कितना एब्जॉर्ब किया होगा, अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन क्या निकल के आती है, हर मॉलिक्यूल ने, हर मोल ने, अगर मैं पर मोल की निकालूं वैल्यू तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, मैं उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं बच्चों। हमें पता है कि एक फोटोन की वैल्यू कितनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर अपने बात करें, जैसे मैंने बोला आपको कि Na मॉलिक्यूल कितनी लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एच न्यू को, तो ये Na एच न्यू किसकी होगी, 1 मोल का एब्जॉर्प्शन हो गया, 1 मोल की एनर्जी होगी कि इसने इतनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अगर मुझे निकालनी हो 1 मोल की एनर्जी निकालनी हो तो मुझे पता है कि इतने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको Na से मैंने लिखा है और H न्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी। इसको बताया था आइंस्टीन ने, तो इसको नाम दिया गया 1 आइंस्टीन एनर्जी। क्या दिया गया, 1 आइंस्टीन एनर्जी दिया गया, है ना। तो 1 आइंस्टीन एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल अगर कोई मॉलिक्यूल है, एक मोल कोई रिएक्टेंट का है, एक मोल कोई रिएक्टेंट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में आकर के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक मोल एनर्जी यानी एक आइंस्टीन यानी NaH न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो इसको आइंस्टीन ने बताने की कोशिश की। आगे बात करें तो 1 मोल की एनर्जी को अगर अपने आगे इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो क्या निकल के आता है, 1 मोल के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है बच्चों, 1 मोल इज इक्वल टू NaH न्यू। हमें पता है कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, C अपॉन लैम्डा होती है। C इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की अगर अपने फॉर्मूला ड्राइव करें, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो न्यू लैम्डा होता है, और न्यू की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, C अपॉन लैम्डा। अगर C अपॉन लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर दूं तो NaH C अपॉन लैम्डा निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी है, 1 आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, 1 आइंस्टीन एनर्जी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाती है 1 आइंस्टीन NaH न्यू यानी NaH C अपॉन लैम्डा, ये 1 आइंस्टाइन की वैल्यू है। इसका मतलब 1 आइंस्टीन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखें अपने, मैं एक बात बोलूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, ये मैं करवा चुका हूं, बताओ जल्दी। 1 मोल मॉलिक्यूल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, 1 आइंस्टीन 2 आइंस्टीन, तो ये करेंगे 1 आइंस्टीन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब 1 आइंस्टीन एनर्जी जो होगी वो पर मोल एब्जॉर्ब होगी, प्रति मोल अवशोषित होगी। एक मोल को अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 आइंस्टीन एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 आइंस्टीन एनर्जी देनी पड़ेगी।
अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि बहुत सारे मोल्स होते हैं, बहुत सारे मोल्स होते हैं, बहुत सारे मोल्स होते हैं, मैक्सिमम मोल्स। एक एक प्रोडक्ट में बहुत सारे मोल्स होते हैं। तो आपको पता है कि एक मोल को, इस एक मोल को एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी है, तो एक मोल को कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी? एक मोल को 1 आइंस्टीन एनर्जी, इसको मैंने 1 ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया, 1 आइंस्टीन एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, 1 आइंस्टीन एनर्जी किसके बराबर है? 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल 1 आइंस्टीन एनर्जी। तो ये बहुत सारे मोल हैं, तो इसका मतलब मुझे इससे क्या निकालना पड़ेगा? टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अगर बहुत सारे मोल्स हैं तो मुझे इसका टोटल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? टोटल आइंस्टीन एनर्जी इसने कितनी एब्जॉर्ब की। तो इसका मतलब हम एक ये बोल सकते हैं कि एक आइंस्टीन एनर्जी चाहिए होती है 1 मोल के लिए। तो सारे मोलों के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? टोटल आइंस्टीन एनर्जी चाहिए होगी। तो टोटल आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसके लिए? n मोल्स के लिए। कितने मोल्स? सारे मोल्स, n मोल्स। अब मुझे इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर अब मैं इसमें क्या निकाल सकता हूं, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा कितने नंबर ऑफ मोल्स? तो मैं क्या करूंगा, ई ई कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ आइंस्टीन में से एक मोल एनर्जी को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी का मतलब होता है टोटल आइंस्टीन एनर्जी, यानी कुल आइंस्टीन ऊर्जा से अगर मैं भाग दे दूं, किसको भाग दे दूं? एक आइंस्टीन ऊर्जा को। और मुझे पता है कि एक आइंस्टीन की ऊर्जा एक मोल के बराबर है। और ई टोटल का मतलब क्या है? ये टोटल मोल्स के बराबर है। इसकी एनर्जी जो है टोटल मोल्स के इक्वल है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कि कितने प्रेजेंट मोल। मैं नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहां लिखूंगा प्रेजेंट मोल, कि वहां कितने मोल्स प्रेजेंट है जो रिएक्शन को टेक प्लेस कर रहे हैं। उस रिएक्टेंट के, उस अभिकारक के कितने मोल वहां उपस्थित है वर्तमान में, जो भाग ले रहे हैं, प्रेजेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मुझे उसकी संख्या निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। यहां तक बात समझ आई? जल्दी बोलो। मुझे नंबर ऑफ प्रेजेंट मोल, नंबर ऑफ एक्टिव मोल, नंबर ऑफ रिएक्टिव मोल, ऐसे कितने मोल्स हैं जो वास्तव में रिएक्टिव है। तो मैं टोटल आइंस्टीन एनर्जी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल में से एक मोल की आइंस्टीन एनर्जी को अगर डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मोल या रिएक्टिव मोल या प्रेजेंट मोल की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बच्चों बात? यहां तक समझ में आया बच्चों? जल्दी बोलो। यहां तक आपके समझ में आया सारी बात? और आपको ये सारी चीजें विजिबल हो रही हैं? बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके। मैं सारी चीजें कंक्लूजन करने वाला हूं। अगर मैं, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ, मैंने क्या फॉर्मूला निकाला? नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या निकाला मैंने? ईटी अपॉन टोटल आइंस्टीन एनर्जी अपॉन 1 मोल मॉलिक्यूल की आइंस्टीन एनर्जी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे वैल्यू आ गई। अब मैं यहां पर ईटी में अपॉन ई की वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। 1 आइंस्टीन की एनर्जी आपको पता है वैल्यू क्या होती है, आपको ये निकाल चुके हो, NaHc अपॉन लैम्डा। यहां विजिबल नहीं हो रहा है, 1 मिनट को मैं दोबारा लिखता हूं। क्या चीज निकालनी है आपने? ये निकाली है वैल्यू NaHc अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको यहां हम पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू मैंने यहां पुटअप कर दी, NaHc अपॉन लैम्डा, और लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ET इंटू लैम्डा अपॉन NaH। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, है ना? तो ET लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको नोट कर लो। ये प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी निकालने को कैलकुलेट, प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब बात आती है सर क्वांटम एफिशिएंसी क्या हुई फिर? बच्चों मैंने सिंपल सी एक बात बताई है, आइंस्टीन ने एक बात बताई है। मैंने क्या बताई? आइंस्टीन ने बताई है बात एक। अगर सिंपल सी बात करें तो आइंस्टीन ने यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले बच्चों को आता होगा, कि अगर एक मॉलिक्यूल, हमने क्या निकाला बच्चों, कंफ्यूज मत होना, हमने एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाली 1 फोटोन।
मैं कहता हूं कि 1 फोटोन, ये कर लो 1 फोटोन, 1 फोटोन। और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है तो 1 मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 फोटोन से, तो NaHr न्यू आ गया। और इसको आइंस्टीन ने बोला 1 आइंस्टीन बोल दिया उसको। वो कहता कि 1 मोल मॉलिक्यूल यानी 1 मोल किसी अणु को, 1 मोल किसी अणु को अगर आपको रिएक्शन करवानी है, मान लो 1 मोल कोई रिएक्टेंट है, मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है, एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आना है, तो मुझे इसको 1 आइंस्टीन एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 आइंस्टीन एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो 1 मोल रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, 1 आइंस्टीन एनर्जी, जो कि 1 मोल मॉलिक्यूल एनर्जी, जो कि NaH न्यू के इजिकल है। मैंने यहाँ पर न्यू की वैल्यू रख दी और हमारा फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला निकाला है प्रेजेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स हैं जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने फॉर्मूला निकाल लिया। जैसे मान लो, अब मैं तुम्हें आगे करवाता हूँ, ये बात यहाँ तक बात समझ में आई कि 1 आइंस्टीन एनर्जी समझ में आई कि पर मोल पर आइंस्टीन, 1 मोल पर 1 आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी बोलो बच्चों फटाफट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं ये पूछता हूं कि 10 मोल, अब मैं बोलता हूं कि 10 मोल, मुझे 10 मोल रिएक्टेंट है, मुझे इसको क्या करवाना है, मुझे इसको केमिकल रिएक्शन में भेजना है, मुझे इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, मुझे इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवानी है 10 मोल्स रिएक्टेंट की। तो आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ कि इसको कितनी आइंस्टीन की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके, कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। अगर मुझे 10 मोल आइंस्टीन 10 मोल रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो है, मुझे 10 रिएक्टेंट क्या करने हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आने हैं और इससे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। अगर आप बात करें तो यहाँ पर 10 आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब मैंने इसको 10 आइंस्टीन एनर्जी दी और ये 10 के 10 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अगर मैंने इसको 10 आइंस्टीन एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी मैंने इसको, 10 आइंस्टीन एनर्जी दी और 10 के 10 क्या हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। 10 आइंस्टीन एनर्जी दी इसको मैंने और 10 के 10 मोल अगर कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका मतलब इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है। अब पता लगा कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, तो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या बच्चों, 1 है। वो कैसे करें बात, तो क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब यहां निकल के आता है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं फाई, पहली बात तो क्वांटम एफिशिएंसी को फाई से डिनोट किया जाता है, क्वांटम एफिशिएंसी इसकी 1 होगी। अगर मैं बोलता हूं कि 10 मोल रिएक्टेंट अगर 10 मोल आइंस्टीन एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है बच्चों, फॉर्मूला देखो कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब, टोटल नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब। अगर मैं ये बोलता हूं कि उसने 10 के 10 मोल्स ऑफ आइंस्टीन एनर्जी एब्जॉर्ब की और 10 के 10 मॉलिक्यूल अभिक्रियाशील हो गए, 10 के 10 मोल्स अभिक्रियाशील हो गए, रिएक्टिव हो गए और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी, है ना, समझे, 1 होगी। अगर मैंने क्या किया, 10 आइंस्टीन एनर्जी दी और उसने क्या किया, 10 आइंस्टीन एनर्जी को गेन करने के बाद, एब्जॉर्प्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5
5 मोल ही रिएक्टेंट 5 मोल ही रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट में आ गए, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। सिर्फ 5 ने, सिर्फ 5 ने 5 मोल जो हैं वो 5 मोल जो पेंडिंग बचे थे वो भी एक्साइटेड स्टेट में आए। एक्साइटेड स्टेट में दोबारा आकर के, एक्साइटेड स्टेट में आकर के अपनी एनर्जी को री एमिट कर दिया और ये रिएक्टेंट में की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब 5 रिएक्टेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन 5 ने कर लिया। तब इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या आएगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ अगर तुम समझ पा रहे हो। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके। यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि 10 मोल्स ने रिएक्ट किया, मीन 10 मोल आइंस्टीन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अगर 10 मोल्स ही रिएक्ट करते हैं तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है। अगर 10 मोल्स आइंस्टीन एनर्जी उसको दी गई है तो, और 10 मोल्स आइंस्टीन एनर्जी देने के बावजूद भी वो 10 मोल रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, 10 मोल रिएक्टिव नहीं हो रहे हैं, अभिक्रियाशील नहीं हो रहे हैं, उत्पाद का निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 कर रहे हैं। 5 मॉलिक्यूल्स फॉर्म प्रोडक्ट, 5 मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिव, तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ उसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी, जल्दी। बिल्कुल शाबाश, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी होगी सर हाफ। क्या होगी, हाफ। इसको निकालते हैं बच्चों। जैसे मैंने क्या लिखा, सिंपल सी बात है, मैंने वही इसको 5 से डिनोट किया, इसको मैंने 5 से डिनोट किया, और 5 इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल आइंस्टीन एनर्जी कितनी दी है मैंने, 10 मोल्स दी हैं, 10 आइंस्टीन एनर्जी दी है इसको मैंने, और उसके कारण कितने मॉलिक्यूल रिएक्टिव हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है, 5 मॉलिक्यूल्स ने। तो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या आ गई, हाफ आ गई। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वांटम एफिशिएंसी जो है इसकी वो लेस देन 1 आई है, लेस देन 1 यानी 1 से कम आई है। तो 1 से कम आई है तो ये क्वांटम यील्ड क्या होगी, इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसका मतलब ये लो क्वांटम यील्ड होगा, लो क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड। अब मैं एक बात बोलता हूं कि आपने क्या किया, 10 मोल आइंस्टीन एनर्जी दी इसको, कितनी दी, 10 मोल्स आइंस्टीन एनर्जी देने के बाद अगर 20 मोल्स अभिक्रियाशील हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टेंट के वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने आर रिएक्टेंट को 10 आइंस्टीन एनर्जी दे दी, इसको 10 आइंस्टीन एनर्जी दे दी, और 10 आइंस्टीन एनर्जी देने के बाद अगर 20 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्टिव हो जाते हैं और 20 क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। सिर्फ मैंने कितनी एनर्जी दी, 10 आइंस्टीन एनर्जी देने के बाद अगर 20 मोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हाई या लो, जल्दी बताओ फटाफट, हाई या लो, जल्दी बताओ फटाफट, हाई या लो, और कितनी आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी। बच्चों बात समझ में आई आपको, समझ में आई आपको बात कि इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ बच्चों, मैं फिर इसको क्लियर कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल शाबाश, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी सर 2 होगी। मैंने क्या बोला कि अगर 10 आइंस्टीन एनर्जी उसको दी जाती है और 20 मोल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है, तो इसका मतलब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 2 होगी। इसका मतलब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा है, तो ये इसको बोलेंगे हाई यील्ड, इसको बोलेंगे हाई यील्ड, यानी मैक्सिमम यील्ड है इसकी, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम क्वांटम एफिशिएंसी बोलेंगे इसको। अब मैं बच्चों बात करने जा रहा हूँ, तो इस फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे सामने 5 का, तो तुम्हें 5 की मतलब समझ आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स, एक मैं बात लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं अगर दूसरी फॉर्म में लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल। क्या मैं ये फॉर्मूला, इसको इस फॉर्मूले को सेकंड फॉर्मूला अगर मैं 5 का लिखूं तो क्या मैं इस फॉर्मूले में लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल, प्रेजेंट मॉलिक्यूल।
अगर मैं ये बोलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल इतने हैं, तो इतने में से इतने मोल्स रिएक्टेड कर रहे हैं, तो उससे भी एक फॉर्मूला आ सकता है ना बच्चों, है ना। मैं बोलता हूँ कि इतने इतने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ, मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा बच्चों, एक मिनट रुको, एक मिनट, न्यू प्लेटफॉर्म पर यूज किया है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, देखिए भाई फर्स्ट टाइम। अगर मैं फाइव इजिकल टू लिखूँ तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, रिएक्टिव मॉलिक्यूल अभिक्रियाशील मोलों की संख्या, रिएक्टिव मोल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। क्या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, मान लो 20 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है और 20 आइंस्टीन इसको एनर्जी दे रही है, लेकिन 10 मोल ही रिएक्टिव हो रहे हैं। अगर 10 मोल ही रिएक्टिव हो रहे हैं तो इसका मतलब हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या आएगी, हाफ आएगी, 10/20 हाफ आएगी। अगर मैं बोलता हूं कि 20 मोल्स प्रेजेंट है और 20 मोल से 20 मोल ही रिएक्टिव हो रहे हैं 20 आइंस्टीन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, 20 मोल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको ये बात तो पता ना कि 20 मोल्स प्रेजेंट है, 20 मोल उपस्थित है, तो 20 मोल आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वो बात अलग है कि वो 20 की 20 में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, वो मैटर नहीं करता। मतलब मैं बोलता हूँ 20 मोल यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इसको 20 आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड है, 20 आइंस्टीन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये जरूरी नहीं कि वो 20 की 20 कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। मान लो 10 हुए तो क्वांटम एफिशिएंसी हाफ आ गई। अगर 20 की 20 हो गए, 20 मोल्स प्रेजेंट है और 20 की 20 क्या हो गई, रिएक्टिव हो गई, और उसने क्या बना दिया, 20 ने 20 बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, इसका मतलब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है। इस तरीके से तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, इसकी अगर एनर्जी को कैलकुलेट करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि मैंने फॉर्मूला क्या निकाला कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल, मैंने ऊपर से लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिव, तो मैं इसको एनआर लिख सकता हूं बच्चों। एनआर का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल एनआर अपॉन, अब मैं उसकी वैल्यू रखने जा रहा हूं कि आइंस्टीन जो मैंने उसको एनर्जी दी है कितनी प्रेजेंट मोल के लिए, तो प्रेजेंट मोल के लिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, यानी टोटल आइंस्टीन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आइंस्टीन एनर्जी का फॉर्मूला होता है ET मोल्स की फॉर्म में ET इंटू लैम्डा अपॉन NaH इंटू सी। ये अपने पहले निकाल चुके हैं, अगर आपको इस वीडियो को बैक करो तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि NR अपॉन ET इंटू लैम्डा NaHC, ये टोटल आइंस्टीन एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसको मैं अगर ऊपर लेकर के जाऊं तो NR इंटू Na डॉट H डॉट C अपॉन में क्या आ जाएगा, ET इंटू लैम्डा, है ना। ये फॉर्मूला निकल के आता है अगर आपको क्वांटम एफिशिएंसी निकालनी है। मैंने यहाँ पर टोटल आइंस्टीन एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ मैंने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया और ये निकल के आया। अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो C क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग होता है, और H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को पुटअप कर दूं, आपको पता है कि एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.023 10 टू द पावर 23 या 22, है ना। H की वैल्यू आपको पता है कि प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और C की वैल्यू फिक्स होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। अगर मैं सारी वैल्यू पुटअप करता हूं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है phi इज इक्वल टू NR का मतलब होता है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो वास्तव में मॉलिक्यूल रिएक्टिव फॉर्म में आए हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, इनटू वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू की जाएगी 0.12 अपॉन ET टोटल आइंस्टीन एनर्जी इनटू लैम्डा। ये फाइनली एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप ये फॉर्मूला लिख करके आओगे कि क्वांटम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। आप यहाँ देखो कि यहाँ पर लैम्डा और फाई जो है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, लैम्डा और फाई आर यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फाई की वैल्यू कम होगी, है ना। क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब
लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करें कि हमारी क्वांटम एफिशिएंसी ज़्यादा आए। क्वांटम एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी तो फ़ायदा क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल अभिक्रियाशील होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे क्वांटम एफिशिएंसी को अगर मुझे बढ़ाना है, मुझे क्वांटम लब्धि को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा की वैल्यू लो रखूंगा। तो लैम्डा की वैल्यू लो कहाँ होती है बच्चों, मुझे ये बात बताओ कि विजिबल रीजन की, यूवी रीजन की लैम्डा की वैल्यू क्या होती है और गामा रेज की वैल्यू क्या होती है लैम्डा के बारे में। अगर मैं बात करूं तो यूवी जो होती है ना, यूवी रेज जो होती है, विजिबल जो जो होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, जो लाल जो अवक्त किरणें होती हैं, और विजिबल रीजन यानी दृश्य प्रकाश की जो किरणें होती हैं, इनकी लैम्डा की वैल्यू होती काफ़ी कम होती है। लैम्डा की वैल्यू काफ़ी कम होने के कारण इनकी फाई यानी क्वांटम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं यूवी लाइट और विजिबल लाइट को क्या करवाता हूँ, इंसिडेंट करवाता हूँ, उस पर रिएक्टेंट पे आपतित करवाता हूँ ना, तो वो रिएक्शन जल्दी ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और क्या बना देगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगी, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देगी, क्वांटम लब्धि को भी इंक्रीज कर देगी। इसका मतलब हमें कम लैम्डा वाली, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, हमें उस लाइट को लेना होता है, और वो सिर्फ होती है यूवी रीजन की और विजिबल रीजन की, अवरक्त विकिरणों की और दृश्य प्रकाश की। इसलिए हम इस फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इसका यूज करते हैं, जिसकी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जहां एक बात जो ध्यान रखना, जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी ना, जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी को गेन करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कभी भी पढ़ो तो आपको ये मिलेगा कि लैम्डा जो होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू कम है, उसकी वेवलेंथ कम है, तरंग लंबाई कम है ना, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, हमें पता है ये बात। और एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण वो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव होंगे, उतने ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाएंगे, उतने ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इसलिए हम कम लैम्डा वाली, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हम फोटोकेमिस्ट्री में यूवी लाइट और विजिबल लाइट का यूज क्यों करते हैं, कि सर यूवी लाइट और विजिबल लाइट की लैम्डा की वैल्यू कम होती है ड्यू टू लेस ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कम होने के कारण उसकी एनर्जी हाई होती है। सर हाई एनर्जी से फायदा क्या है, आपको ये बात बताता हूँ, पूरी केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो मैं, सारा खेल ही एनर्जी का है। कैसे कैसे सर, बताता हूं तुम्हें मैं। आपको ये बात पता है, कोई भी रिएक्शन करवानी है, आपको कोई भी रिएक्शन करवानी है, जब तक इसका इलेक्ट्रॉन आप बाहर नहीं निकाल सकते, जब तक इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो आप बाहर नहीं निकालते, तब तक रिएक्शन होगी क्या, तब तक रिएक्शन होगी। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो क्या इनके बीच में साझा होगा, क्या इनके बीच में पार्टनरशिप होगी, क्या इनके बीच में बॉन्ड बनेगा क्या। जब तक ये इलेक्ट्रॉन आप बाहर नहीं निकाल देते, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लाने के लिए, साझे में लाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है बच्चों, हमें करवाना पड़ता है एनर्जी देनी पड़ती है। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके इसको हायर एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ता है, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो सारी खेल ही इलेक्ट्रॉन का है, सारा खेल ही एक्साइटेड स्टेट का है। आपको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा अगर आपको रिएक्शन करवानी है, तो इसलिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू लो है तो उसकी एनर्जी हाई होगी, तो वो तुरंत रिएक्टेंट को एनर्जी मिलेगी, और वो रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, एक्टिव स्टेट में, रिएक्टिव स्टेट में, और ये रिएक्टिव स्टेट से सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ती है, इसलिए हम यूवी लाइट और विजिबल लाइट का यूज करते हैं। तो ये बात होगी, है ना। तो क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि इसने 10 मोल आइंस्टीन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी, अगर उसने 5 मोल प्रोडक्ट बनाए, इसका मतलब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी हाफ है। 10 मोल आइंस्टीन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और 5 मोल ही प्रोडक्ट बनाए, इसका मतलब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी लो है, कि उसने कितना क्वांटम एब्जॉर्ब किया आफ्टर। सर ये क्वांटम मतलब क्या, क्वांटम मतलब है एनर्जी के पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स। तो ये बात होती है, इसलिए हम एक्सरे और गामा रेज नहीं लेते। तो इलेक्ट्रॉन को ब्रिंग अप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए हमें यूवी और विजिबल ही बहुत क्या होती, काफी होती है, इसकी लैम्डा की वैल्यू कम होती है। इलेक्ट्रॉन को ब्रिंग अप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तब तक कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। अगर गलती से भी, वैसे तो 5 की वैल्यू कभी भी 1 आती नहीं है, अगर गलती से भी 5 की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब जितना मोल्स प्रेजेंट था, जितना मोल्स यहाँ पर 5 मोल्स प्रेजेंट था रिएक्टेंट का, वो 5 के 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 आ गई। यानी क्वांटम जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना का उतना, जैसे मैं बोलता हूं
जैसे मैं बात करता हूँ कि क्वांटम की डेफिनेशन बात करूँ कि जितना क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ जितना क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ जितना क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ उतना ही क्वांटम यूटिलाइज हो गया। सर क्वांटम क्या है? क्वांटम एनर्जी के पैकेट्स, उतना ही क्वांटम उपयोग में आ गया, यूटिलाइज हो गया। ओके, तब जाकर के क्वांटम एफिशिएंसी 1 आती है। ये क्वांटम एफिशिएंसी बच्चों, ये क्वांटम एफिशिएंसी मैंने सारी समझा दी। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ क्वांटम एफिशिएंसी का। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्वांटम एफिशिएंसी का एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी निकाल लिया, क्वांटम एफिशिएंसी से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वो भी निकाल लिया। हमने सारी बातें कर ली। यहाँ देखते जाओ फटाफट, इसको साथ साथ आप चीज़ों को नोट करते जाना बच्चों अपने हिसाब से। मैंने सारी चीज़ें आपको इलेबोरेट कर दी हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं। और एक बात और, तुम्हें मैं इसके नोट्स भी तुम्हें दे दूंगा, या तो तुम इसको वीडियो देख देख के नोट्स बना लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या बैठती है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और 1 मिनट बच्चों, और formed per photon of light absorbed is termed as quantum yield. The number of molecules reacted or formed per photon of light, मतलब एक फोटोन ऑफ लाइट देने पर अगर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड फॉर्म में आते हैं, मतलब एक फोटोन किसी को मैं एनर्जी दूं और उसके मॉलिक्यूल रिएक्टेड हो जाते हैं, अभिक्रियाशील हो जाते हैं, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन तो उसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। मतलब मैंने इतनी फोटोन एनर्जी दी और 5 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, या 4 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रिएक्टिव फॉर्म में आ गए। ये बात, इसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। विकिरण से प्रेरित किसी प्रक्रम की क्वांटम लब्धि से तात्पर्य यह है कि एक फोटोन के अवशोषित होने पर कितने गुना वह विशेष घटना होती है। अगर हम इसको बात करें, क्वांटम एफिशिएंसी रेफर टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिव और फॉर्म व्हेन दे आर एब्जॉर्ब पर फोटोन। क्वांटम लब्धि से तात्पर्य क्या है कि प्रति फोटोन उनके अवशोषित होने पर कितने अणुओं को अभिक्रियाशील या उनका निर्माण हुआ है, कितने अणुओं का निर्माण हुआ है, अगर हम बात करें, है ना। आगे चलते हैं बच्चों। अब इट इज डिनोटेड एट फाई, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। इसको फाई से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड एट फाई, यानी इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला तुम यहाँ नोट्स में लिख लो। क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है? क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी टोटल, तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, पहले देखो। नीचे आएगा नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कि इतने फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए, और इतने एब्जॉर्ब करने के बाद वो इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव फॉर्म में आ रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड। चाहे इसको आप मोल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको आइंस्टीन लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, मतलब मैं हिंदी बोलूं तो क्वांटम लब्धि का क्या फॉर्म निकल गया कि अवशोषित फोटोनों की संख्या अभिक्रियाशील अणुओं की संख्या, अभिक्रियाशील अणुओं की संख्या बटा में अवशोषित फोटोनों की संख्या। इतने उसने फोटोन को अवशोषित किया और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड हो गए, या तुम यहां पर लिख सकते हो और लगा के लिख सकते हो फॉर्म्ड। क्या लिख सकते हो? फॉर्म्ड, कितने फॉर्म हुए। अगर मैं बात करूं तो तुम यहां पर फॉर्म वर्ड का यूज कर सकते हो कि कितनी फॉर्मेशन हुई। अगर तुम यहां एक वर्ड और यूज कर सकते हो, फॉर्म्ड, और लगा करके, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड का मतलब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, इतने फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए तो इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव फॉर्म में आ गए। अगर 10 फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए, 10 फोटोन एब्जॉर्ब किए और 20 मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, रिएक्टिव हो गए। सर ये कैसे होते हैं? ये सर ये 20 मॉलिक्यूल्स कैसे वो हो गए, बताने जा रहा हूं आगे, रुको एक मिनट। अब आती है 4A रिएक्शन। अब इसकी क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में एक स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? 4A रिएक्शन दैट्स ओबे स्ट्रिक्टली आइंस्टीन लॉ। बच्चों ये सारी बातें आइंस्टीन ने बताई थी, तो ये आइंस्टीन लॉ, ये एक प्रकार का क्वांटम एफिशिएंसी एक प्रकार का आइंस्टीन लॉ है। सारी बातें आइंस्टीन ने बताई थी, तो ये आइंस्टीन लॉ को फॉलो करना चाहिए। आइंस्टीन ने ये बात बोली थी कि 1 मॉलिक्यूल जो है, 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोजेस पर फोटोन, एक फोटोन पर एक फोटोन, मतलब 1 मॉलिक्यूल को रिएक्टिव होने के लिए 1 फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये बात मैं बता चुका हूं कि एक मॉलिक्यूल को
एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को, मॉलिक्यूल और मोल में फर्क होता है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 1 फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही बात बताई थी स्टैंक आइंस्टीन ने कि 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन। अगर मैं बात करूं मोल की फॉर्म में तो 1 मोल 1 आइंस्टीन, 1 मोल 1 आइंस्टीन, है ना। मतलब एक मोल रिएक्टेंट को अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल आइंस्टीन की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर 1 फोटोन एनर्जी देने पर 1 मोल ही रिएक्टिव हो रहा है तो उसकी क्वांटम यील्ड 1 होगी, क्योंकि 1/1 क्या आएगा, 1/1 क्या निकल के आएगा, 1 से 1 कटेगा, आंसर क्या आया 1, क्योंकि 1 मोल मैंने फोटोन एनर्जी दी और 1 मॉलिक्यूल ही क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। तो उस फॉर्म में ये बात आती है। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। एक अभिक्रिया के लिए जो आइंस्टीन नियम की पूर्णतः पालन करता है उसमें एक अणु प्रति फोटोन विघटित होता है, मतलब एक अणु पर फोटोन प्रति फोटोन, तो उसकी क्वांटम लब्धि 1 होती है। फाई इज इक्वल टू 1। ये आप इसको बॉक्स में बंद कर देना। चले आगे, व्हेन 2 और, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई, व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज पर फोटोन। एक फोटोन एनर्जी देने पर 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले पुट अप करता हूं कि मैंने एक फोटोन एनर्जी दी, उसे 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं, 2 मॉलिक्यूल्स उसके क्या आगे, 1 फोटोन मैंने एनर्जी दी और 2 मॉलिक्यूल उसके क्या आगे रिएक्टिव हो गए, प्रोडक्ट बना दिया। तो जब अधिकतम, यहां अणु कर लेना, मोल मत करना, यहां करना अणु, अधिकतम अणु प्रति फोटोन अवशोषित करने से विघटित होते हैं। ये वर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहां पर मैंने फोटोन कर रहा हूं तो 1 फोटोन 1 अणु को ही करता है विघटित। तो जब अधिकतम अणु प्रति फोटोन अवशोषित करने से विघटित होते हैं यानी अभिक्रियाशील होते हैं यानी उत्पाद बनाते हैं, तब उसकी क्वांटम लब्धि 1 से अधिक हो जाती है, फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज या आर रिएक्टिव आर फॉर्म्ड पर फोटोन, तो फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है एंड द रिएक्शन हैज ए हाई क्वांटम यील्ड, तो इसकी क्वांटम लब्धि भी अधिकतम हो जाती है। बच्चों बात समझ में आई। अब ऐसा होता क्यों है, तुम्हें थोड़ा इसका कारण बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट रुको, मैं सेकंड स्टेटमेंट को तुम्हें एक कारण समझाता हूँ। मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, M फॉर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने 1 फोटोन की एनर्जी क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है। ये मॉलिक्यूल चला गया, ये मॉलिक्यूल अब क्या आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, 1 मॉलिक्यूल आ गया एक्साइटेड स्टेट में। और आपको पता है कि किसी भी अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल जो रिएक्टिव फॉर्म में आया है, और आपको पता है ये बात, एक मिनट रुको बच्चों, अब एक मॉलिक्यूल यहां पर आ गया टिक 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 करता हुआ, ये कैसा मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव फॉर्म में है, इसने इसको भी रिएक्टिव कर दिया, इसने इसको भी क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया, इसने इसको भी कर दिया मोटिवेट, इसको भी कर दिया मोटिवेट। तो कम से कम एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल से 1 2 3 4 मॉलिक्यूल क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, रिएक्टिव हो गए, है ना। इसको थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दी, थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दी, मतलब एक मॉलिक्यूल ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। तो एक मॉलिक्यूल रिएक्टिव होकर के जो 4 मॉलिक्यूल और पड़े थे वो भी क्या हो गए, रिएक्टिव हो गए, और इससे क्या बन गए, 5 मॉलिक्यूल ने 5 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन गए। तो सिर्फ कहां चले थे हम, एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन एनर्जी गेन की, जैसे ही वो एंटर हुआ इसके अंदर उसने बाकियों को भी क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया, उसको भी क्या दे दी, एनर्जी दे दी। एनर्जी देते ही ये 5 प्रोडक्ट बना दिए, 5 उत्पाद बना दिए, 5 मॉलिक्यूल 5 अणु उत्पाद का निर्माण कर दिया। इसको बोलते हैं हाई क्वांटम यील्ड। ये कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। ये कहाँ लगता है ये बताऊंगा तुम्हें। आपको ध्यान हो तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में हाइड्रोजन क्लोराइड की फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, वहां आपको ये वो देखने को मिलता है कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरे को मोटिवेट कर देता है और दूसरे को एक्टिवेट कर देता है, दूसरे वाले को, तो वो भी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। आपने कभी ये पढ़ी हो चीज। चलते हैं बच्चों आगे एक बार। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या करने जा रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज लेस देन 1 पर फोटोन। अगर मान लो आपने एक फोटोन एनर्जी दी है और मॉलिक्यूल उससे, मतलब ये मान लो कि आधा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है इफेक्ट, मान लो आपने क्या किया, 10 फोटोन एनर्जी दी आपने, और लेकिन उससे 5 मॉलिक्यूल ही रिएक्टिव हो रहे हैं,
10 नहीं हो रहे, 10 फोटोन की एनर्जी 10 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उनमें से 5 मॉलिक्यूल ही क्या हो रहे हैं, रिएक्टिव हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं, अभिक्रियाशील हो रहे हैं। तो उसकी क्वांटिटी जो आएगी, उसकी जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन 1 आएगी, 5 की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। जब एक या एक से कम, ये मोल काट दो बच्चों यहाँ पर, मोल वर्जन का, जब एक से कम अणु प्रति फोटोन अवशोषित करने से विघटित होते हैं तब उसकी क्वांटम लब्धि बड़ी एक से कम हो जाएगी और ये वैल्यू ये आएगी। 3 स्टेटमेंट हमने क्लियर कर ली, हमने क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है क्लियर कर ली। कोई भी डाउट हो, हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट कोई डाउट हो तो। हालांकि मैंने थोड़ा लेक्चर लंबा खींच दिया, लेकिन एक एक चीज आपको आनी चाहिए। मैं डिटेल में क्यों करवाता हूं, मुझे पता है कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेचारों को नहीं आता, उनका स्कूलिंग अच्छी नहीं रही, उनको अच्छे टीचर नहीं मिले जो उनको डिटेल में समझा सकें, है ना। हमारा मैथ का बैकग्राउंड नहीं होने के कारण हमारी मैथ भी वीक होती है, इसलिए हमें कॉन्सेप्चुअल बात करनी है। अगर तुमने एक बारी मेरी वीडियो लेक्चर देख ली ना, तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, तुम्हें एग्जाम में बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वांटम यील्ड कंप्लीट हुआ, क्वांटम एफिशिएंसी कंप्लीट हुआ। अब क्वांटम एफिशिएंसी के एग्जांपल्स अपने कल करेंगे, इसके और एग्जांपल्स हैं, इसको और इलेबोरेट करेंगे, उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जो हाई क्वांटम यील्ड है, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है जो लो क्वांटम यील्ड है, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है जिसकी क्वांटम यील्ड सेम रहती है, 5 = 1 रहता है। बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई और ये वाला मेथड कैसा लगा आपको, सारी चीजें विजिबल हो रही हैं। ये सारा मेथड मैंने जो अनअकैडमी, जो जितने भी बड़ी बड़ी अकेडमीज जो मेथड को फॉलो करती हैं पढ़ाने के लिए, मैं वही मेथड फॉलो कर रहा हूं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं कल फिर। ओके बच्चों, जो बच्चे अब नहीं आए वो 12:20 पे क्लास लगाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अपने। ओके, थैंक यू।